नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम शिफ्ट वाइज और रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 23 जुलाई 2021 को फेज 1 का जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 40 प्रश्न जीके जीएस के और करंट अफेयर्स के पूछे गए थे उनको आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, वे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि कई बार उसी पैटर्न पर या ठीक वही प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं एनटीपीसी या रेलवे की परीक्षाओं में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 14 जून। 14 जून का जो दिन होता है यह विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही है। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल का पहला अंग्रेजी ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी कारखाने की हम बात कर रहे हैं, तो हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष में हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1992 में हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत करी गई थी। तो ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1992 में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। जो बाघ परियोजना थी, जो प्रोजेक्ट टाइगर था, यह 1953 में 1973 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, और इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर थी। तो दोनों ही आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। आप याद रखिएगा, वर्ष 2020 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की आपको पहचान करनी है, उस आर्टिकल की आपको पहचान करनी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बेहतरीन प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, पहला आर्टिकल है, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि जो इंडिया है अर्थात भारत है वह राज्यों का संघ होगा। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहतरीन प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके दोस्तों 23 जुलाई 2021 का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, फेज 1 का एनटीपीसी का, उसमें इस प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी इस पुस्तक के लेखक हैं, ये स्वीडिश वनस्पति शास्त्री हैं, इनका नाम है कार्ल लिनियस। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल लिनियस के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सिस्टेमा
नेचुरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो पुस्तक थी यह लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम दिया गया है जिनको आप देख पा रहे हैं, मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड। ये स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेयरस्टो और मार्क वुड, आपको बताना है कि ये क्रिकेट खिलाड़ी किस देश के हैं। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय परीक्षण जो पोखरण में हुआ था, यह राजस्थान के जो मतलब किस जिले में पड़ता है? पोखरण में जो नाभिकीय परीक्षण हुआ था, तो आपको बताना है कि यह जो पोखरण है राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोखरण जो स्थान है जहां पर भारत का नाभिकीय परीक्षण स्थल है, यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको याद रखना है इसका आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। खाली स्थान एल्युमिनियम परऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया, यानी कि इसमें से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके तहत एल्युमिनियम परऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है? तो आप याद रखिएगा, एनोडीकरण प्रक्रिया के दौरान जो है एल्युमिनियम परऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? एनोडीकरण। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो आयोग के अध्यक्ष थे? आप याद रखिएगा, नील की खेती के लिए जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? इंडिगो को हम बोलते हैं, हिंदी में नील बोला जाता है इसको, इंडिगो को। तो नील की खेती के लिए एक आयोग बनाया गया था, इससे संबंधित एक आयोग गठित किया गया था। तो इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इनका नाम था WS सेटनकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे सटनाकर नहीं होगा, सेटनकर होगा, सेटनकर। ये क्या थे? तो नील आयोग यानी कि इंडिगो आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1818 ईस्वी में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। तो यह फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान कहाँ पर है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1818 ईस्वी में भारत की पहली आधुनिक लेवल की जो पहली सूती कपड़ा मिल थी, यह जो है स्थापित की गई थी कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में यह स्थान पड़ता है, फोर्ट ग्लास्टर यहीं पर स्थापित की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह पहली सूती कपड़ा मिल थी, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। यह पहली सूती कपड़ा मिल थी, अपनी तरह की आधुनिक सूती कपड़ा मिल थी, जो कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी 1818 में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका कुल क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। इसी कारण से यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है? तब आपका आंसर हो जाएगा गोवा जो है भारत का सबसे छोटा स्टेट है, यानी कि राज्य है। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है,
तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाईटेक सिटी का जो पूरा नाम है यह क्या है। तो हाईटेक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से भारत का सबसे दूरवर्ती अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे दूरवर्ती अक्षांश की आपको बात करनी है तो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ जो है भारत का सर्वाधिक दूर का अक्षांश है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो आपका डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो विश्व तपेदिक दिवस है यह कब मनाया जाता है? तपेदिक को हम ट्यूबरकलोसिस, इसको क्षय रोग या टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसी कारण से मैं सभी नाम आपको बता दे रहा हूँ। तपेदिक को इंग्लिश में टीबी कहते हैं और इसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिवर्ष जो विश्व तपेदिक जीवन दिवस है, जो विश्व टीबी डे है, जो विश्व क्षय रोग दिवस है, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 24 मार्च, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को होता है। वहीं 24 जनवरी जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 जनवरी को आपका हो जाएगा और राष्ट्रीय बालिका दिवस, वहीं 24 मार्च को आपका हो जाएगा विश्व टीबी डे यानी कि विश्व टीबी दिवस। अगला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है कि क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाओक्रिस्टेटस। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पाओक्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मार्च 2021 में महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो यह उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अब मैं आपको इसका होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में यानी कि 2024 में महाराष्ट्र राज्य का सीएम कौन है और महाराष्ट्र का गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? दोनों का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी प्रश्न मैं आपसे एग्जाम में पूछूं, मतलब यहाँ पे वीडियो में पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि 2021 में महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सभी स्टेट के जो जो इम्पोर्टेंट राज्यपाल एकदम लेटेस्ट में नियुक्त किए गए हैं उनको तो कम से कम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस वायसराय का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा वर्ष 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। तो आप याद रखिएगा उस समय कौन वायसराय था, तो इसका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन के द्वारा ही वर्ष 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। ऑप्शन दिए गए प्रश्न का आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्कर में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई से लेकर कोलकाता यानी कि कोलकाता चेन्नई खंड जो है यह स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो आपका यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा,
कोलकाता, चेन्नई खंड। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्षों की आपको मिलान करनी है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके जो दोस्त एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनको यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे उनकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। तो ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1980 में हो जाएगा। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। तो आपका यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? 1984 यानी कि 4 हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह सुमेलित हो गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। महानदी की इसमें से सहायक नदी कौन सी है उसकी आपको पहचान करनी है कि निम्न में से कौन सी महानदी की एक सहायक रिवर है, सहायक नदी है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों नदियों का एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जिसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दिए गए प्रश्न में पूछा क्या गया है कि महानदी की महानदी जो है यह किसकी सहायक नदी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि यहाँ पे महानदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। इसके अलावा महानदी की और सहायक, सॉरी यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पे महानदी नहीं दिया गया था, यहाँ पे महानंदा दिया गया था। सॉरी यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे महानंदा रिवर की यहाँ पे बात हो रही है, महानंदा नदी यहाँ पे दिया गया था। तो जो महानंदा रिवर है, यह महानंदा रिवर जो है गंगा की एक सहायक रिवर है। इसके बारे में आपको याद रखना है। महानंदा गंगा की एक सहायक नदी है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो महानंदा रिवर है यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो महानंदा है यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक रिवर है, अंतिम सहायक नदी है। और महानंदा नदी का जो उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है, पश्चिम बंगाल से। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महानंदा रिवर है यह गंगा की सहायक नदी है। वहीं प्रश्न में जो दिया गया था महानदी, इसके बारे में भी आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रश्न में आ ही गया है तो अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम होता है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिंघावा पहाड़ी से। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सिंघावा पहाड़ी है, यहीं से महानदी का उद्गम होता है। और महानदी की सहायक नदियाँ आप याद कर लीजिएगा। महानदी की सहायक नदियाँ हैं हसदेव, तेल, ईब, शिवनाथ। ये सभी जो हैं महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरा नाम नाविक है? इसमें से आपको पहचान करना है कि किसका दूसरा नाम नाविक है। बेहतरीन प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का दूसरा नाम नाविक है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का जो दूसरा नाम है वह नाविक है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुगल सम्राटों का सही कालक्रम आपको पहचान करना है। तो इसमें से मुगल सम्राटों का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? पहले अकबर आएगा, फिर जहांगीर आएगा, फिर शाहजहां आएगा, फिर आपका औरंगजेब आएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। वहीं अगर हम शुरुआत से बात करें
तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बाबर के द्वारा करी गई थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बनता है हुमायूं, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। फिर हुमायूं के बाद आपका अकबर आता है। अकबर के बाद आपका जहांगीर आता है, और जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब आता है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। तो आपको बताना है कि यह जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको देखने को मिलेगा केरल में। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, केरल। अगला प्रश्न है, जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई, इससे क्या होता है? कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ई से आपको क्या मिलेगा? एक पॉप अप आपको एक नई फाइल खोलने का संकेत देता है। आप याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं तब हमको एक पॉपअप जो है एक नई फाइल खोलने का संकेत देता है। तो ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारा पेट निम्न में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है? आपको बताना है कि हमारे पेट जो है किस अम्ल का उत्पादन करता है जिसकी सहायता से हमारे जो पाचन क्रिया है वह मजबूत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन हमारा पेट करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है यह हमारे पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है, सहयोग करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का गठन किस वर्ष में किया गया था? आरबीआई का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारत के केंद्रीय बैंक की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एकदम लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई है आरबीआई के गवर्नर की, तो इनका नाम आपको बताना है कि वर्तमान में हाल ही में आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। अगर आप लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या कोई भी करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो करते होंगे डेली बेसिस पे, तो आप सभी लोगों को इसका जवाब देना है कि वर्तमान में यानी कि लेटेस्ट में किसको गवर्नर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर नहीं है? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन यूएनएससी का मेंबर नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, यानी कि जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीन अस्थायी सदस्य है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, इसके अलावा कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, और आपका यूएसए हो जाएगा। इसके अलावा आप याद कर लीजिएगा, ब्रिटेन हो गया और एक आपका यूएसए हो गया। ये टोटल जो हैं 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं किसके? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तथा इसके अलावा 10 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और रूस हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो इसको आप एक बार देख लीजिए कि जनवरी 2021 में जब जो बाइडेन जो हैं बने थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, तो ये किस क्रम के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे?
ये जो है उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि अब ये हटने वाले हैं प्रेसिडेंट के पद से। अब इनके स्थान पर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप बैठ गए हैं, बन गए हैं जो हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं किस क्रम के जो हैं यूएसए के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, बने हैं। ये फैक्ट आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, क्योंकि एकदम लेटेस्ट में अमेरिका में चुनाव हुए हैं और जो बाइडेन के स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अगले प्रेसिडेंट हो गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। 2025 में ये शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चालुक्य वंश के। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जिले में। आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आपको फेमस केदारनाथ का टेम्पल देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन क्या दिया गया है, BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। दूसरा कथन दिया गया BIS का 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जो BIS है इसका 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और चंडीगढ़ में। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। BIS की स्थापना 2010 में की गई थी, नहीं, ये गलत कथन आपका गलत है। BIS की स्थापना 2010 में नहीं बल्कि 1986 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 2010 की जगह 1986 में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी गलत दिया गया था। दुमहाल जो है कहाँ का एक नृत्य है? दुमहाल कहाँ का एक क्षेत्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिलोंग जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी हिल्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डगलस एंजल बोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? डगलस एंजल बोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनके द्वारा कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर माउस का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस आयु वर्ग के लोग जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र किस आयु के वर्ग हैं? तो लोग हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत जो है 2015 में करी गई थी। तो डेट भी आपको याद रखना है। यह एक जो है दुर्घटना बीमा योजना है जो 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत 18 से 70 आयु वर्ग के जो लोग हैं इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो उस समय यह जो नोबेल पुरस्कार था लुईस ग्लुक को दिया गया था, लेकिन हाल ही में 2024 के लिए भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। किसको? तो ये कोरियाई लेखिका, इनका नाम है हान कांग। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हान कांग को जो है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो बाकी के 2 प्रश्न हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किए हुए हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न आपके उस समय के करंट अफेयर्स के थे जिनको छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से RRB NTPC फेज 1 शिफ्ट 1 23 जुलाई 2021 का जो पेपर था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके आगामी NTPC की परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।